a good teacher of the first chapter, ठीक है, कि what are the qualities of a good teacher। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि क्वालिटी देयर आर डाइवर्स क्वालिटीज दैट अ टीचर शुड पोजेस। ठीक है, अभी तक हमने टीचर और टीचिंग के बारे में हमने कल का लेक्चर पढ़ा, ठीक है, कि व्हाट इज अ गुड टीचर एंड व्हाट इज अ टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले टीचर की मल्टीपल क्वालिटीज होती हैं। द वेरी फर्स्ट दैट अ टीचर शुड बी एक्सपर्ट एंड वेल वर्स्ड इन हिज सब्जेक्ट एंड पोजेस एट्रैक्टिव एंड आइडियल पर्सनैलिटी। के टीचर जो होना चाहिए, टीचर में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। उसकी इंटरनल कुछ क्वालिटीज इंटरनल है और कुछ क्वालिटीज एक्सटर्नल है। सबसे पहला ये है कि उसका जो लुक है, जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। he should be well groomed, ठीक है, so that his students may get influence from him, because what teachers are the role models for the students. So whatever the teacher wears, whatever the teacher shows, whatever the teacher adopts is followed by his students. तो सबसे पहले टीचर को जो है ना वो एक आइडियल पर्सनैलिटी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स इस चीज को पोजेस कर सके कि वो अपने टीचर की तरह बनना चाहते हैं। सेकेंडली, ही शुड बी वेरी मच एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। मतलब ये कि उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के तमाम डूज एंड डोंट्स का उसे पता होना चाहिए, उसके टेक्निकलिटीज का उसे पता होना चाहिए। because if he does not have the grip over his subject, तो उसके स्टूडेंट्स कभी भी उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बहुत एक्सपर्ट हो और वेल वर्स्ड हो, वो बात करने में अच्छा हो, वो उसका लहजा अच्छा हो, धीमा लहजा हो, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता हो, स्टूडेंट्स के साथ लव पीसफुल एनवायरनमेंट में उनके साथ डिस्कशन करता हो। तो उनके अंदर एक्सपर्टीज मौजूद होनी चाहिए। एंड देन टीचर शुड बी अ थॉट एंड क्यूरियोसिटी डेवलपर बियॉन्ड बुक्स। यानी जरूरी नहीं है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ किताब के हद तक ही लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाए। टीचर्स को स्टूडेंट्स को चाहिए या टीचर्स को चाहिए कि वो किताब से बाहर की दुनिया के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताए, उनके अंदर ख्यालात डेवलप करे, उनके अंदर तजस्सुस डेवलप करे, ताकि वो नॉट ओनली ऑफ द बुक बट ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल वो अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप कर सके, वो एक अच्छे कैरेक्टर को, एक अच्छे इंटेलेक्ट को, एक अच्छे बिहेवियर को अपने अंदर समा सके। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके अंदर वो थिंकिंग डेवलप कर सके जिसकी मदद से वो अच्छे सिटीजन के तौर पर सामने आ सके। टीचर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिव प्लानर ऑफ द लर्निंग मेथोडोलॉजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि टीचर्स के पास जो है ना, जो उसका अपना टीचिंग जो उसका जो मेथोडोलॉजी है उसमें वो वेल वर्स्ड होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से उसको प्लान करता हो, ऑर्गेनाइज तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से उसको प्लान करता हो। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली उसको लर्न कर सके और जो स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल, मैंने आज अगर जैसे कल मैंने आपके सामने एक मिनी मॉनिक लिखा, आई होप यू पीपल मे रिमेम्बर इट। जैसे मैंने आपको कहा कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। तो आप क्या करते हो, आपने अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज पढ़ाना है तो उसके लिए पहले से वर्क करते हो कि यार फॉर एग्जांपल एक चीज है, मैं आपने गूगल को कमांड दे दिया, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड दे दिया कि मुझे इसका कोई मिनी मॉनिक बनाओ या कोई ऐसा आसान चीज बनाओ जिसके जरिए से स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से याद कर सके। तो आप क्या करते हो, आप इस तरीके से मिनिमोनिक डेवलप करते हो कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको आसानी से याद करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अच्छी प्लानिंग का होना बहुत जरूरी होता है ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से उसको सीख सके और उनके माइंड में वो डीपली इम्प्रिंटेड हो। जैसे कल फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सारे मौजूद हैं अभी क्लास में, ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों के सामने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का जिक्र किया था। इफ आई आस्क यू राइट नाउ कि उनकी कितनी बेटियां थी, सो आई होप कि आप लोग उसको आंसर कर सकेंगे। अगर मैं पूछूं कि उनका नाम क्या था तो शायद आप उनको आंसर कर सके। अगर मैं उनसे पूछूं कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन थी तो आप उसको आंसर कर सकेंगे, क्योंकि ये प्लानिंग होती है, ये लर्निंग मेथोडोलॉजी होती है जिसके जरिए से आप उसको हासिल कर सकते हैं। टीचर शुड एग्जामाइन एंड एवेलुएट द स्टूडेंट आउटकम्स और रिजल्ट थ्रू कंटिन्यूअस एवेलुएशन। टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को, स्टूडेंट्स के आउटकम्स को एवेलुएट करना जानता हो, यानी वो ये जानता हो कि स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली इवेलुएट करे कि आया जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो सीख भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, आप उनकी टेस्ट ले सकते हैं, आप उनसे इंटरव्यूज ले सकते हैं, आप उनके साथ जनरल डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनके साथ
क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं, जिससे वो आपको रिप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आया स्टूडेंट्स ने सीखा है या नहीं सीखा। आप क्विज ले सकते हैं, आप असाइनमेंट ले सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो ये जो एवेल्युएशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप अपनी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो फ्रूटफुल है या नहीं है। ठीक है। और टीचर्स के पास ही मस्ट पोजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी ऐसे नहीं हो कि टीचर्स की आवाज इतनी धीमी हो कि पहले ही लाइन को वो पढ़ा रहा हो और बाकी सारे पीछे स्टूडेंट्स उसको सुन ही नहीं रहे हो। तो ऐसी सूरत में कभी भी स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्टिव या अटेंटिव तौर पर आपको ना सुन सकते हैं, ना ही वो आपके टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। तो टीचर्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो क्या कर सके, वो अपने क्लास में पूरे ये तमाम चीजें डेवलप कर सके और उनको बता सके। आपकी एक एक बात लेजिबल होनी चाहिए, आपकी एक एक बात ऑडिबल होनी चाहिए, आप ऐसी जुबान में बात करें जो सबको समझ में आता हो। तो इस सूरत में टीचर्स को बहुत अच्छा समझा जाता है। वो ऊंची आवाज में बोलता हो तो उससे ये पता चलता है कि टीचर कॉन्फिडेंट होता है। अगर वो धीमी आवाज में बोलता है तो फिर वो जो है ना स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि यार ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, और उसके जो लोग होते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स उनको फिर नहीं देते। ठीक है। तो टीचर मस्ट पोजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। He must have updated knowledge and teaching skills to control the classroom through active involvement of the students। यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली। तो इसी तरीके से जो हमारा नॉलेज है वो भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। हमारा जो नॉलेज है वो जिस तेजी से डेवलप हो रहा है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, हमारे पास चैट जीपीटी आ रहे हैं, हमारे पास गूगल वीओ 3 आ रहा है, हमारे पास बुक्स आ रही हैं, हमारे पास नए नए टीचिंग के मेथोडोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए रिसर्चेज आ रहे हैं। तो हमारे टीचर्स को ये चाहिए, बीइंग अ टीचर हमें ये चाहिए कि हम क्या कर सके, हम अपनी नॉलेज को एवरी नाउ एंड देन इंक्लूड इजाफा कर सके। जैसे मैंने कल आपको बताया कि हमारे पास अगर हम पुरानी टेक्स्ट बुक उठा कर देखें तो आज भी हमारे पास उसमें 9 प्लैनेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप रिसर्च और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आप कनेक्टेड होंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने जो नॉलेज होते हैं उसको अपडेटेड रखते हो, टीचिंग स्किल्स को अपडेटेड रखते हो, ताकि आप स्टूडेंट्स को वो तमाम करंट सिनेरियो से वाकिफ करवा सको, जिससे स्टूडेंट्स अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उनको आप एक्टिव तौर पर, नॉट ओनली एक्टिव तौर पर बट पैसिव तौर पर, दोनों तरीकों से आप उनको इन्वॉल्व करें और उनकी लर्निंग को डेवलप करें, उनको अच्छा बनाएं। और टीचर मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड इन स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में हमें सिखाया जाता है। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। टीचर को इन चारों चीजों का पता होना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा होता है तो उसको स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स का भी पता होना चाहिए कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, कौन से एरियाज में वो बहुत अच्छे हैं, कौन से एरियाज में वो बहुत वीक हैं। ठीक है। कौन से अपॉर्चुनिटीज हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से हमारे पास इस तरह की चीजें अगर हम ये क्लास में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हो सकता है स्टूडेंट जो है ना उनका लर्निंग पर बुरा असर पड़े। तो जो टीचर होता है वो स्वॉट एनालिसिस का एक्सपर्ट होता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट के वीक एरियाज क्या हैं, कौन से स्टूडेंट के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जिसको यूज करके वो अपने मुस्तकबिल के तमाम जो फैसिलिटीज होते हैं या जो लेक्चर्स होते हैं उनको वो डिजाइन कर सकता है। इसके साथ साथ टीचर क्या होता है, टीचर एक कंटेंट एक्सपर्ट होता है जिसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होता है। ये फैसिलिटेटर होता है जब आप इनडायरेक्ट लर्निंग कर रहे होते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कर रहे होते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, कोई उनको टास्क देते हैं और सारे स्टूडेंट्स उसके इर्द गिर्द उस काम को वो पूरा कर रहे होते हैं। इसी तरह टीचर जो होता है वो मोटिवेट करता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, उनको अच्छी राह दिखाता है, उसको उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। इसी तरीके से उसको एसेस करता है कि क्या चीज अच्छी हो रही है, क्या चीज बुरी हो रही है। और इसी तरीके से ही इज एन इफेक्टिव क्लास मैनेजर, तो वो क्लास को भी अच्छी तरीके से मैनेज करता है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट को, उनकी उसकी क्लीनिनेस को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके सिस्टमेटिक मेथड्स को। ये तमाम चीजें जो है ना क्वालिटी अच्छे टीचर में ये होनी जरूरी है।
तो इसके साथ साथ इसमें आप मजीद भी इजाफा कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में क्योंकि वक्त लिमिटेड होता है, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होता है, तो इनमें से अगर आप मैक्सिमम आप 5-6 को भी, इसमें हर एक पॉइंट के अंदर मैंने कोशिश किया है कि 2 से 3 क्वालिटीज को वो करें। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो उसमें मैं तकरीबन ये 15 से 20 क्वालिटीज हो सकती है। इनमें से अगर आप 5 भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जरूर याद रखें कि इस पॉइंट को आपने जरूर मेंशन करना है कि इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स आर नॉट इनेट। कोई भी जो टीचर होता है वो पैदाइशी तौर पे टीचर नहीं होता, पैदाइशी तौर पर उस पर ये स्किल्स डेवलप नहीं होती, जबकि ये जो स्किल्स होती हैं ये सीखी जाती हैं, इनको प्रैक्टिस किया जाता है और इनको आहिस्ता आहिस्ता इनमें महारत हासिल की जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर वो आपसे सजेशंस मांगे आपसे एग्जामिनर, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप इनमें कंटिन्यूअस आप इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, आप उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करें, आप उनकी एवेलुएशन करें, आप उनकी जो है ना ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करें, ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से, या जो टीचर्स है वो अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को रिफाइन करते रहें और अपने जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करते रहें। सो आई होप द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर आर क्लियर टू एवरीबडी। इफ यस प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे जाए। Come on to everyone. खुशी, नाजिया, समी बलोच, शाजमीना, जरफशान, clear to everybody? Okay. Now टीचिंग क्या होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपके टीचर्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन टू टीचिंग की तरफ जाते हैं। टीचिंग इज द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, खुशी एंड में डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। Teaching is a systematic presentation of content, concepts, or skills and values with the intention of enabling students to learn. टीचिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है, टीचिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी कंटेंट को, किसी भी इल्म को, किसी भी कंसेप्ट को या किसी भी स्किल को इस तरीके से स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाता है कि उसको वो क्या कर सके, स्टूडेंट्स उनको सीख सके, उनको समझ सके और उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है और इसमें लर्निंग की जाती है। इट इज एन एक्टिव कम्युनिकेशन एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होती है, ये एक कम्युनिकेशन की एक्टिविटी होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड टीचर दैट इज बेस्ड ऑन लर्निंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर टीचर भी कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, टीचर प्लान कर रहा होता है और टीचर पढ़ा रहा होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और वो प्लानिंग के जरिए अपना होमवर्क कर रहे होते हैं और वो अपनी पोटेंशियल को डेवलप कर रहे होते हैं। तो याद रखें कि जो टीचिंग का जो मेथड है, टीचिंग इज नेवर अ वन वे प्रोसेस, इट इज अ टू वे प्रोसेस। हियर द टीचर टीचेस एंड स्टूडेंट्स दे लर्न इट थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। टीचिंग की जो मेथडोलॉजीज है उसमें 2 मेथडोलॉजीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द वेरी फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसको आगे जाकर हम मजीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना टीचर सेंटर्ड में सिर्फ टीचर आता है, वो अपना लेक्चर डेवलप करता है और बस चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है, यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। टीचर सिर्फ उनको फैसिलिटेट करता है और जो स्टूडेंट्स होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। मॉडर्न डे वर्ल्ड में इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि जो है ना स्टूडेंट्स उससे फायदा उठा सके और स्टूडेंट्स एक्टिवली उनमें लर्न कर सके, उनमें अपने नॉलेज को, अपने कंटेंट को वो इम्प्रूव करवा सके, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे पास 2 मेथड्स हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट्स अगर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच डेवलप कहते हैं, और इसी तरीके से अगर टीचर सेंटर्ड होता है, जो टीचर सिर्फ सारा कमांड टीचर के पास होता है, टीचर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, टीचर बोल रहा होता है, तो फिर हम उसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं, ठीक है। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मुख्तलिफ टूल्स को इंटीग्रेट करने का। इस प्रोसेस में टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ टूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय ब्रिंगिंग मॉडिफिकेशन इन द एनवायरनमेंट। इस तरीके से क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ
चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स के लर्निंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाता है, उनकी इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जाती है, और उनके आसपास के माहौल को मॉडिफाई किया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है, उसमें तब्दीलियां लेकर आ जाती हैं। कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सबसे पहले व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल। आज भी हम देखते हैं हमारे पास जो है ना व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल बहुत जो है ना वो हमारे पास लिमिटेड है। ब्लैक बोर्ड जो है ना या ग्रीन बोर्ड अभी वो बहुत लिमिटेड हो गया है। आजकल मॉडर्न फैसिलिटीज में व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से लिखा जाता है, आसानी से मिटाया जाता है, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हैंड आउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑडियो और वीडियो जो है ना डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को ऑडियोज दिखा सकते हैं, आप वीडियोज दिखा सकते हैं, मूवीज दिखा सकते हैं, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्विजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप असाइनमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वर्चुअल रियलिटी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी में आप उनको उन जगहों का विजिट करवा सकते हैं जैसे एज इफ दे आर प्रेजेंट इन द सेम कंडीशन। तो ये जो तमाम टूल्स है इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, द कॉग्निशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज में ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है वो ज्यादा फायदामंद और सूदमंद हो सके, ठीक है। हमारे पास दो किस्म के टूल्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं, वो मैंने आपको कलेक्टिवली लिखे हैं, लेकिन इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ट्रेडिशनल टूल्स है जो कि पहले बहुत पुराने टूल्स हो चुके हैं जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, ये सारे हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स हैं जो पुराने टूल्स हैं। लेकिन आज हमारे पास जो मॉडर्न टूल्स हैं उसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल मैप्स सिखाए जाते हैं, एलएमएस प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल क्लासरूम वगैरह हो गया, गूगल टीम हो गया, जिस तरह ये हम जूम ऐप पर क्लास ले रहे हैं। तो सारे ये मॉडर्न टूल है जहां पर मैं आपके सामने एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं आपके सामने राइटिंग कर सकता हूँ, मैं आपके सामने वीडियो प्ले कर सकता हूँ, मैं मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये सारी क्या है, ये मॉडर्न टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टीचिंग में। सो आई होप द इंट्रोडक्शन टू टीचिंग इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे जाकर हम उसकी तरफ जा सकें। क्लियर टू एवरीबॉडी? कम ऑन ड्रॉप मी यस। आपके यस लिखने में कितना वक्त लगता है? ओके, नाउ अभी देखिए टीचिंग का आपको पता चल गया, टीचर को आपको पता चल गया कि टीचर कौन होता है, टीचर के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के टीचिंग की मेथोडोलॉजी जो है ना किस तरीके से अच्छी हो सकती है, क्या क्या चीजें को हमने इनकॉर्पोरेट करना है, क्या चीजों को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ वी शुड बी मूविंग टूवर्ड्स कि किस तरीके से लेसन प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जब टीचर्स के सामने ये चीज आती है, ठीक है। लेसन प्लानिंग होता क्या है? जो चीज आपने क्लास में जाकर पढ़ानी होती है तो उसकी जो तैयारी आप करते हो पहले से, तो उस आपका जो प्लान बनाते हो, जो ऑर्गेनाइज तरीका आप इस्तेमाल करते हो, उसे हम लेसन प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड आउटलाइनिंग द स्पेसिफिक टीचिंग सेशंस और लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब ये क्या होता है, इसमें जो भी चीज आपने सेशन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पहला सेशन लेना है तो उसमें मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की, मुझे पता होता है मैंने कहाँ तक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, किन चीजों को फोकस करना है, किन चीजों को फोकस नहीं करना। तो लेसन प्लानिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप अपने प्लान्स को डिसाइड करते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं और उसके मुताबिक आप अपने चीजों को डिजाइन करते हैं कि आपने कौन कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करके आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, आपने उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने उनके कौन सा आपका लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, ठीक है। इट इम्प्रूव द स्टूडेंट आउटकम्स। लेसन प्लानिंग जब अच्छी होती है तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है, जब आप मैकेनिकल तरीके से, आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप अपनी लर्निंग करते हैं, जब आप ये चीजों को डेवलप करते हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आउटकम बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आपको आपकी जो स्टूडेंट्स की जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाती है। मतलब ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपके पास, आप अपने वक्त को टाइमली यूज करते हैं, आप अपने पास जो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छी तरीके से यूज करते हैं। तो इसके जरिए से जो सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज का नहीं, सिर्फ आपके डिसिप्लिन का नहीं, सिर्फ आपके सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि ओवरऑल
आपकी परफॉर्मेंस पर और आपके स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे दोनों गहरा असर पड़ते हैं, दोनों अच्छी तरीके से सीखते हैं, इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, इट आल्सो अलाइंस विद करिकुलम स्टैंडर्ड, इनकॉर्पोरेट्स वैरायटी एंड अलाउज फीडबैक। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जब आप लेसन प्लानिंग अच्छी तरीके से करते हो तो आपका करिकुलम स्टैंडर्ड, क्योंकि आपकी जो लेसन प्लानिंग होती है, आपका जो सब्जेक्ट हेड होता है या जो आपका जो सेक्शन हेड होता है वो उसको चेक करता है। ठीक है, उसमें फिर वो आपको मजीद गाइड करता है, उसमें वो आपको सजेशंस देता है और वो आपको उसमें वैरायटीज लाने को देता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक दिन आपने लेसन प्लानिंग में आपने गेम्स को इंक्लूड किया, सेकंड डे आप उनमें कोई वीडियोस प्ले करते हो, तीसरे दिन कोई आप उसमें सॉन्ग्स को इनकॉर्पोरेट करते हो, चौथे दिन आप उनको फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हो। तो इसके जरिए से क्या होता है, आपका जो लर्निंग और टीचिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होता है और आपके और स्टूडेंट्स के दरमियान जो फीडबैक का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो आपका एक अच्छा लर्निंग लेसन प्लान है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस होनी चाहिए जो कि आपके सामने है। सबसे पहले क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप लेसन प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको इस चीज पर क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन सी चीजें पढ़ानी है, आपने कौन सी चीजें कैसे पढ़ानी है, आपने किताब का इस्तेमाल करना है, आपने वर्कशीट्स का इस्तेमाल करना है, आपने वर्क बुक का इस्तेमाल करना है, आपने क्विजेस का, असाइनमेंट्स का, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सेकेंडली आपका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी फालतू की चीजें आपने नहीं पढ़ानी चाहिए। आपने उन तमाम चीजों को पढ़ाना है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके टॉपिक को हिट करे। ठीक है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज का कोई टॉपिक वो करना है तो आप सबसे पहले उनका बैकग्राउंड आप देखते हैं, आप उससे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस को फिर इनडायरेक्टली आप लाकर अपने टॉपिक के साथ लिंक कर देते हैं। मतलब आपका कंटेंट जो होता है वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो तमाम चीजें जो आपके फील्ड में आपसे पूछी जाती हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेकेंडली आप अप टू डेट रहते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को वो तमाम चीजें पढ़ा सके जो कि लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक आपके माशरे में चल रही होती है। थर्डली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे उसमें स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं है आप मुश्किल कंसेप्ट पहले शुरू कर दो, मुश्किल कंसेप्ट पहले पढ़ाना शुरू कर दो और फिर आसान की तरफ जाओ, तो इससे फिर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात देखने को मिलती हैं। आपने क्या करना होता है, यू नीड टू मूव टूवर्ड्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी, यू नीड टू मूव टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, ताकि जब छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जब लोग, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना, कि हम सबसे पहले हमने टीचर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनके क्वालिटीज के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टीचर लर्निंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, अभी हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्या करते हो, जब आसान से मुश्किल की तरफ जाते हो तो आपका जो टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म होता है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है, उसमें आपको बहुत अच्छा आउटकम और फीडबैक मिलता है। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट जाते हो तो फिर आपको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देन वी हैव गॉट असेसमेंट स्ट्रेटजीज। हर लेसन प्लानिंग में आप असेसमेंट की स्ट्रेटजीज बनाते हो कि मैंने स्टूडेंट्स को कैसे असेस करना है कि क्या उन्होंने जो मैंने पढ़ाया क्या उन्होंने वो सीख लिया, नहीं सीखा। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप क्विजेस कर सकते हो, आप उनको अगले दिन के लिए असाइनमेंट्स दे सकते हो, या अगले दिन आप अपना नया लेसन शुरू करने से पहले आप उनका प्रायर नॉलेज, जिसको मैंने एथनो मेथोडोलॉजी कहा था, कि एथनो मेथोडोलॉजी, आपके चैट बॉक्स में मैं ये लिख रहा हूँ कि एथनो मेथोडोलॉजी एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें आप स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के नॉलेज को चेक करते हो कि आपने जो पढ़ाया है क्या वो पहले उनको, जैसे अक्सर स्कूल्स में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम पिछले दिन का जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पूछते हैं, या जो चीज हमने पहले पढ़ी होती है उसको उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रिसोर्स और मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, आपने ऑडियो का इस्तेमाल करना है, आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास वर्क बुक्स होनी चाहिए, आपके पास वर्कशीट्स होनी चाहिए, आपके पास मार्कर्स अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट कलर के जो मटेरियल्स है वो अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जब आप डिफरेंट चीज़ों को आप अपने टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करते हो, इन तमाम मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करते हो, तो स्टूडेंट जो है ना वो लर्निंग की तरफ जाते हैं। गेम्स की तरफ जाते हो तो गेम्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, आपको मॉडर्न फैसिलिटीज का पता होना चाहिए, मुख्तलिफ पेडागोजिकल स्किल्स का पता होना चाहिए, जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करा सकते हो अपने लर्निंग मैकेनिज्म में। एंड देन
आपको पता होना चाहिए कि जो आप हर एक्टिविटी करवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एथनोग्राफी करना है, आपने बैकग्राउंड नॉलेज करना है, तो आप उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करते हो कि मैंने 2-3 मिनट आपने उनसे पिछले लेक्चर के बारे में पूछना होता है। आप 2-3 मिनट 4 मिनट आप उनको कोई वीडियो दिखाते हो, 2-4 मिनट आप उनको कोई ऑडियो सुनाते हो, 2-4 मिनट 5 मिनट आप उनको कुछ पढ़ाते हो, 2-4-5 मिनट आप उनको एक वर्कशीट देते हो सॉल्व करने के लिए, 2-4 मिनट आप उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए देते हो, 2-4 मिनट उनको किसी खसूसन एक्टिविटी के लिए देते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका, याद रखें कि तमाम स्टूडेंट्स का जो इंटेलेक्ट होता है, जो कैपेसिटी होती है, जो थिंकिंग होती है, वो एक जैसी नहीं होती, उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप हर किसी को उसके नीड के मुताबिक टैकल करते हो। इसकी सिंपल मिसाल मैं ये लेता हूँ कि जब मैं पाकतुर्क में पढ़ाया करता था, पाकतुर्क इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाया करता था, तो वहां पर मेरा एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा शरारत किया करता था, मतलब वो मैं उसको जंगली बिल्ली कहा करता था वो लड़का। ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत टैलेंटेड लड़का था। तो उसको मैंने क्या किया कि मुझे पता चल गया कि इसका इसमें टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन इसमें शरारत करने का जो है एक एलिमेंट है वो मौजूद है। तो आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट्स की जो है ना मुख्तलिफ लर्निंग के लिए, आप मुख्तलिफ उसको साइलेंट करने के लिए या उसको पार्टिसिपेट करवाने के लिए आप मुख्तलिफ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उसको क्या कहा कि यू आर द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। क्लास का मॉनिटर कोई और था, लेकिन मैंने उसको कहा कि यू आर द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। और आपने क्या करना है, आपने पूरे क्लास में देखना है कि कौन सा लड़का क्लास में बात करता है, आपने साइलेंटली उनके नेम्स नोट डाउन करने हैं। और कौन सा लड़का काम नहीं कर रहा, कौन सा लड़का पढ़ने में अच्छा है, कौन सा लड़का जो है ना पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो आपने उनको एसेस करना है और आपने बताना है कि यार कौन सा शख्स सीख रहा था। तो उस दिन के बाद से वो लड़का अपने क्लास में बिल्कुल खामोश तरीन हुआ। तो क्यों? क्योंकि आपने उसके जो दुखती रगे उस पर आपने उसका हाथ रख दिया, और वो खुद भी फिर बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गया। वो इन चीजों को एनालाइज करने लगा कि कौन सा लड़का क्लास में बात कर रहा है, कौन सा लड़का सीख रहा है, कौन सा लड़का नहीं सीख रहा, कौन सा लड़का यहाँ वहां देख रहा है, कौन सा लड़का क्लास में फर्स्ट क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से उस स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक उसने कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये तमाम क्या होते हैं, ये लेसन प्लानिंग के जरिए होते हैं, और इन तमाम चीजों को यूज करते हुए हम अपने लेसन प्लानिंग को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी, इफ नॉट ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे जा सके। कम ऑन, ओवर टू यू ऑल। ओके, नाउ another point that we have, that is how to improve students motivation in learning। देखिए, तब तक आपके स्टूडेंट्स कभी भी नहीं सीखते जब तक आप उनको इस चीज पर मोटिवेट नहीं करते कि उन्होंने क्या सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले, हाउ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स मोटिवेशन, आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि यार वो सीखे, क्योंकि जब तक उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक वो नहीं सीखेंगे। खुदा करे आप जितने भी अच्छी तरीके से पढ़ाते हो, जितना भी एक्सपर्ट आप हो। ठीक है, तो it is the driving force that pushes the students towards active learning by increasing their curiosity and participation। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें आप क्या करते हो, स्टूडेंट्स को सिखाते हो, उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हो, उनकी पार्टिसिपेशन को डेवलप करते हो, ताकि वो चीज़ों को सीखना शुरू कर सके। वो अपने मर्जी से जो है ना, उनका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो कि वो अपने प्रोजेक्ट्स कर सके, वो लर्निंग मैकेनिज्म को अपना इम्प्रूव करा सके। तो ये मोटिवेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग के मैकेनिज्म में। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं कि टीचर भी तो मोटिवेटेड हो ना। जब टीचर को अच्छा फीडबैक मिल रहा होता है तो वो मोटिवेटेड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आप कह रहे हो कि यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग, so I'm getting happy and I am teaching you with more zeal and zest। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों की तरफ से मोटिवेशन का होना जरूरी होता है। मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक, ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड द डिजायर टू लर्न। जब लोगों में डिजायर टू लर्न होती है, स्टूडेंट्स में जब लर्निंग का डिजायर होता है, जब उनमें इंटरेस्ट होता है, जब उनमें दिलचस्पी होती है, जब उनमें तजस्सुस होती है, तब वो लर्निंग की जो है ना वो फील्ड में आ जाते हैं और वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जब लोग इंट्रिंसिक होते हैं, जब वो क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट के जरिए से सीखना चाहते हैं, उनकी तरफ से मोटिवेशन होती है, तो उनको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को किसी
लालच की बुनियाद पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बुनियाद पर हम स्टूडेंट्स को लर्निंग की तरफ लगाते हैं, तो उनको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स को आप अच्छे ग्रेड्स दे देते हो, ठीक है, अच्छे मार्क्स दे देते हो, आप उनको रिवार्ड्स दे देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप उनको होनोरियम दे देते हो, आप उनको कैश प्राइजेस दे देते हो, फॉर एग्जांपल आप उनकी अप्रिसिएशन कर लेते हो, आप उनको चॉकलेट्स दे देते हो, आप उनको कोई और अवार्ड दे देते हो, तो इस तरीके से आप उनको ट्रॉफीज दे देते हो। तो इस तरह की ये तमाम चीजें क्या करती हैं, ये क्लास में मोटिवेशंस क्रिएट करती है। हर कोई चाहता है कि मैं ये पोजीशंस को हासिल करूं, ताकि आइंदा ये ट्रॉफी मेरी हो, आइंदा ये चॉकलेट मुझे मिले, आइंदा ये मुझे कैश अवार्ड मुझे मिले, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो किस्म के हमारे पास जो मोटिव्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं लर्निंग में। तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास, ताकि किन तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटोनॉमी इन लर्निंग, कि सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को अथॉरिटी दें, कि आपको पता चले कि वो किस चीज को सीखना चाहते हैं, किस चीज को नहीं सीखना चाहते, किस चीज को पहले सीखना चाहते हैं, किस चीज को बाद में सीखना चाहते हैं। तो जब आप उनको स्टूडेंट सेंटर्ड बना देते हैं, जब आप उनको कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, तो तब उनको पता चल जाता है कि सर आज हमने गेम खेलना है, सर आज हमने वीडियो चला है। फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू टीच इन पाकतुर्क, तो मैंने उनको कहा था कि मैं एक दिन आपको वीक में जो है ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल आईटी लैब ले जाया करूंगा, जहां पर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस दिखाया करूंगा। तो वो हर दिन मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट इन चीज में ज्यादा है, तो वो जो मेरा मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक होता था उसको मैं कोशिश करता था कि मैं वीडियोस के जरिए से सिखाऊं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स का और उनको जब मैं कह देता था कि यार आज आपकी क्लास जो है ना वो आईटी लैब में होगी, आप तो वो बड़ा इंटरेस्ट शो करते थे, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को, आप उनको ऑटोनॉमी दे सकते हैं, आप उनको अथॉरिटी दे सकते हैं, जिसके जरिए से वो अपने इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने उनको टाइमली फीडबैक और रिव्यू देना होता है, ठीक है, कि आप उनको बताएं कि यार वाकई आपने आपने जो टेस्ट लिया, आप उस टेस्ट को चेक करें, आपने कोई क्विज लिया आप उसको चेक करें, आपने कोई प्रेजेंटेशन लिया आप उनको अप्रिशिएट करें। तो आप जब टीचर जब टाइमली रिव्यू देता है, तो स्टूडेंट्स भी टाइमली काम करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप आज एक दिन टेस्ट लेते हैं और 10 दिन बाद उसका रिव्यू लेते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर जो लर्निंग और टीचिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो तमाम अक्सर नुकसान में पड़ जाते हैं। इन द वेरी सेम वे रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स को आप रिवॉर्ड्स दें, आप कैश प्राइजेस दें, आप उनको अप्रिसिएशन करें, आप उनको उनकी तारीफ करें। आप लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्टूडेंट था मुस्तफा, ही यूज्ड टू स्पीक, ही यूज्ड टू रीड इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। तो मैं उनको उसको कहता था, मैं जब भी क्लास में आता था मैं कहता था मुस्तफा जैसी इंग्लिश मैंने आज तक नहीं सुनी, या मुस्तफा जिस तरह रीडिंग करता है मैंने आज तक इस तरह किसी को रीडिंग करते हुए नहीं देखा। सो दिस बॉय गॉट वेरी मच एक्साइटेड, और वो जब भी मैं क्लास में चाहता था ही वुड से सर आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। तो इस तरीके से उसका रीडिंग के जो हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। तो आपने क्या करना होता है, आपने जब ये हमेशा याद रखें, जब आप लोगों को पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव री। जब आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उसकी तारीफ करते हैं, तो वो पॉजिटिवली उनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। याद रखें, लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर कोलीग सईद दुमर, ठीक है, आजकल वो डिप्टी कमिश्नर है। तो वो एक दिन यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में जोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा करते थे। तो एक दिन वो टेस्ट देने गए, उनको दोस्तों ने जबरदस्ती जो है ना टेस्ट में बिठाया। तो उसने टेस्ट की तैयारी चूंकि नहीं की थी, लेकिन उसको इंग्लिश काफी अच्छी आती थी, तो वो जब चला गया, उसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी थी। तो उनसे उनके टीचर ने जब टेस्ट लिया, तो जब ये बाहर निकले तो इसने दोस्तों को तो ठीक ठाक डांटा कि यार आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे बताया नहीं कि टेस्ट है ये वो। लेकिन अगले दिन जब ये क्लास गए, तो उस टीचर ने सबसे पहले कहा कि भाई सईद कौन है। जब इसने बिल्कुल वो डरे और सहमे हुए अंदाज में कहा कि मैं सईद हूँ, तो इसने कहा कि यार आपने तैयारी की थी। उसने कहा नहीं सर मैंने तैयारी नहीं की थी, ऐसे मुझे दोस्तों ने जो है ना वो जबरदस्ती यहाँ पर बैठा। तो उसने कहा कि अगर आपने बगैर तैयारी के इतना बेहतरीन टेस्ट किया है, तो सोचो अगर आप तैयारी करोगे तो आप कितना अच्छा टेस्ट करोगे। तो उस दिन के बाद से सईद साहब कहते हैं कि मैंने कभी भी उस क्लास को मिस नहीं किया, और मैं हमेशा हर टेस्ट में मजीद एफर्ट्स के साथ आता, और मैंने वो जोलॉजी, उन्होंने पीसीएस में भी जोलॉजी ऑप्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। और लोगों को आप कंपटीशन और चैलेंजेस दें, लोगों को जब आप कंपटीशन देते हैं गेम्स की सूरत में, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सूरत में, जब आप उनको कंपटीशन में लेकर आते हैं, चैलेंजेस देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स मजीद आप कहते हो कि यार ये आज तक कोई नहीं कर पाया, देखते कल आप ये कर पाते हो या नहीं कर पाते।
हम देखते हैं कि 5 मिनट में आप एक ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, 5 मिनट में आप ये याद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जब आप इस तरह के चैलेंजेस देते हो, कंपटीशन देते हो, तो स्टूडेंट्स का जो लर्निंग होती है, जो मोटिवेशन होती है, वो इम्प्रूव्ड होती है। इसी तरह स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासेस होनी चाहिए। आप उनके साथ जो है ना डिस्कशन करें, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को आप उनको डिस्कस करें, ताकि जब आप स्टूडेंट्स की डिस्कशन होती है तो वो अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड देन वैरायटी भी लेकर आनी चाहिए अपनी लेक्चर्स में। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक ही किस्म का लेक्चर है और वो साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक एक ही जैसा लेक्चर हो, तो फिर उसमें स्टूडेंट्स जो है ना वो बोर हो जाते हैं। यू नीड टू ब्रिंग नॉवेलिटी इन योर लेक्चर्स, नॉवेलिटी इन योर स्टाइल्स, नॉवेलिटी इन योर डिस्कशन, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स की मोटिवेशन डेवलप हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू नीड टू शो जेन्युइन इंटरेस्ट एंड बिल्ड रपॉर्ट रिलेशनशिप। आपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना होता है और आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। जब आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर लेते हैं और वो भी मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। और आपने हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में रहना होता है। आप उनके साथ फोन के जरिए से राब्ते में रह सकते हैं वो, और उनके साथ ऐसा बिहेवियर शो करें कि आप उनके लिए अप्रोचेबल हो, वो आकर आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ऐसे नहीं हो कि आपके माथे पर हमेशा 4 लकीरें हो, तो वो जो है ना कभी भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो ऐसी सूरत में जो मोटिवेशन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो भी उनकी सक्सेसेस होती हैं उनको इंजॉय करें, उनको सेलिब्रेट करें, केक कटिंग सेरेमनी करें, चॉकलेट्स दें, आप उनको क्लास में जो है ना अप्रिशिएट करें, जिसके जरिए से आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको मजीद मोटिवेट कर सकते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। हर किसी शख्स को उसके कैलिबर के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ताकि वो फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई स्पीकिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई रीडिंग में अच्छा है, तो आप हर किसी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। इससे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं और वो हमेशा से आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते रहेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। इफ यस प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि फिर हम वो नोटिफिकेशन पर थोड़ा डिस्कस करें।